नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं दीपिका सिंह। तो शुरुआत करते हैं नेशन एट 9 की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर पीएम मोदी आज रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि रोजगार मेला केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। रोजगार मेले के तहत कई विभागों में चयन किए गए युवाओं को ऑफर लेटर दिए जाएंगे। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। वहीं नई भर्ती किए गए युवाओं को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए खुद को प्रशिक्षित करने का मौका मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां आज गृह मंत्री राजनाथ अमित शाह आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और गृह मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन रंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक SL थाउसेन भी मौजूद रहेंगे। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री समय समय पर जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए करते हैं। गृह मंत्री सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी समीक्षा करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश देंगे। G20 और अमरनाथ यात्रा को लेकर अमित शाह मीटिंग करेंगे। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर मोदी सरनेम मानहानि केस में आज सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने 23 मार्च को आई निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसमें राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को विकृत गलत करार दिया था। राहुल गांधी ने अपनी अपील में यह भी कहा था कि मोदी समाज जैसे रिकॉर्ड में नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने जो कहा उसे लोकतंत्र में आलोचना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपील में फैसले पर सवाल खड़े किए, तो वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने सेशन कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में नए सवाल खड़े किए। बीजेपी विधायक ने सेशन कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा कि कांग्रेस नेता कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए वो केंद्र और राज्य के नेताओं को लेकर आए थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को जब सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। खबरों में रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां राजस्थान में बीजेपी सरकार के समय पर हुए करप्शन पर कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बैठक से पहले राज्य पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दी। रंधावा ने मीडिया से कहा कि पार्टी राजस्थान की स्थिति से नाराज है। कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार जरूर कार्रवाई की जाएगी। हम राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। लगातार राजस्थान के लीडर्स के साथ हम संपर्क में हैं। खबरों में रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी से मिले। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने बताया कि हमारी विपक्षी एकता पर बातचीत हुई है। ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है। हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी पहल बहुत अच्छी है। अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे। 2024 आम चुनाव से पहले इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। अब खबरों में बात करते हैं कर्नाटक की, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की है। दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है, जिसमें पहले पार्टी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता नागराज छब्बी कल घाटगी से चुनाव लड़ेंगे। कोलार गोल्ड फील्ड से एससी उम्मीदवार अश्विनी संपंगी मैदान को टिकट दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक में कुल 224 सीटों में से बीजेपी ने 212 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करी है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के रिश्तेदार और करीबी एन आर संतोष का नाम लिस्ट से गायब है। साथ ही साथ लिस्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर का नाम नहीं है। हुबली धारवाड़ से शेट्टर विधायक हैं। उन्होंने मंगलवार को दावा किया था कि पार्टी उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा है। इस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। शेट्टर के इस बयान से बाद दिल्ली में उनको बुलाया गया है, जहां उन्होंने बुधवार को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात करनी है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राज्य के दौरे पर पहुंच रही हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वो बस्तर में कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे के कार्यक्रम में प्रियंका गांधी लालबाग मैदान में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगी और सभा को संबोधित करेंगी। इसके लिए लालबाग मैदान में विशाल डोम बनाया गया है और इस सभा में लगभग 1 लाख लोगों की जुटने की तैयारियां चल रही हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खुद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और आबकारी मंत्री कवासी लखमा बीते 2 दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। लालबाग मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा के पहली बार बस्तर प्रवास को देखते हुए प्रदेश के पूरे कैबिनेट मंत्री बस्तर में जुट गए हैं। इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में देश है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब खबरों में फिर रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बस्तर पहुंचे हैं। रमन सिंह 13 और 14 अप्रैल को बस्तर में मौजूद रहेंगे, जहां वे वॉल पेंटिंग का निरीक्षण करने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली बैठक में बस्तर जिले के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने बस्तर दौरे के दूसरे दिन अम्बेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी के द्वारा आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे बीजेपी के सामाजिक न्याय सप्ताह के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आज प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद और अशरफ को बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी। उमेश पाल हत्याकांड के विवेचक और अभियोजन पक्ष कोर्ट के सामने अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ के शामिल होने के पुख्ता सबूत रखेंगे। इसके साथ ही पुलिस सीजेएम कोर्ट से आगे की पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए दोनों भाइयों की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। फिलहाल अतीक अहमद को केंद्रीय कारागार नैनी में रखा गया है। नैनी जेल से कचहरी के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। कोर्ट लाए जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 23 मार्च को वारंट जारी किया गया था। कोर्ट ने वारंट भी जारी करने के बाद पुलिस आयुक्त प्रयागराज को अशरफ की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस संबंध में हाईकोर्ट के 21 मार्च के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया था। खबरों में बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आपको बता दें विपक्ष नेता अजित पवार के बीते दिन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई थी। करीब 1 घंटे हुई तीनों के बीच मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको ये भी बता दें, हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजित पवार ने अडानी को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया देते हुए उसके बीजेपी के पक्ष में बता दिया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर शरद पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि अडानी समूह पर विदेशी फर्म हिंडनबर्ग को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया गया है, बिना ये सोचे समझे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग ने देश के एक औद्योगिक संस्थान को निशाना बनाया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार व्यवसायी गौतम अडानी और उनके व्यापारिक समूह के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। अगली खबर झारखंड से है, जहां रांची में सचिवालय घेराव के दौरान बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए उपद्रव के बाद पुलिस ने 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 नामजद और अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सचिवालय घेरने का प्रयास और उपद्रव, पत्थरबाजी, बवाल करने के मामले में रांची के धुरवा थाने में कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान के बाद ये मामला दर्ज किया गया। बता दें कि बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ बीते मंगलवार को रांची में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया था। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया, जिसमें 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। चलिए खबरों में एक बार फिर से रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां पर वीर सावरकर के पोते सातकी सावरकर ने पुणे कोर्ट का रुख कर दिया है। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया।
इसके पहले उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया जा चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से सवाल किया गया कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी का क्या इस बारे में सोचते हैं। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी ने ये बात पहली बार नहीं कही थी, बल्कि इसके पहले भी कई बार वे कह चुके हैं और अक्सर सावरकर को निशाने पर लेते रहते हैं। खबर बिहार से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अब पटना के कोर्ट ने भी राहुल गांधी को हाजिर होकर इसी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाए। कोर्ट की ओर से दी गई तारीख पर हाजिर न होने पर सुशील मोदी के वकील एसजी संजय कड़ी नाराजगी जताते नजर आए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी का हाजिर न होना कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, लिहाजा उनकी जमानत रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। इस पर राहुल के वकील अंशुल ने राहुल गांधी के हाजिर न होने पर कोर्ट से नई तारीख देने की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 25 अप्रैल की तारीख दे दी। आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनावी भाषण के दौरान सभी मोदी को चोर कहने वाले उनके बयान के खिलाफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक मानहानि का केस दायर किया था। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पूरे प्रदेश में शराब की सप्लाई के लिए सख्त नियम लागू किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्रियों को 15 अप्रैल से सप्लाई परमिट नहीं मिलेंगे। कैमरा नहीं लगाने वाले शराब फैक्ट्रियां प्रदेश में शराब बोतलों की सप्लाई भी नहीं कर पाएंगी। तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने प्रदेश में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लागू किया है। शराब की सप्लाई करने के लिए जीपीसीएस लगी गाड़ियां अनिवार्य कर दी गई है। इस सिस्टम आपको बता दें कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए यूरोप और कोरिया से आधुनिक उपकरणों की खरीदी की गई है। नई व्यवस्था के तहत सूबे के कारखानों से लेकर स्टोर ठेकों तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बोतलों पर लगे बारकोड को स्कैन कर अब कोई भी शराब की गुणवत्ता को जांच सकेगा। सभी जानकारी को कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं, राज्य सरकार के द्वारा इस कानून के लागू होते ही नकली शराब का धंधा बंद होने का दावा भी किया गया। खबर पंजाब से है, जहां पर बीते दिन बठिंडा में सेना की छावनी में बुधवार तड़के 4:30 बजे ऑफिसर मेस के पास 80 मीडियम रेजिमेंट की आर्टिलरी यूनिट की बैरक में सो रहे 4 जवानों को 2 अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोली और कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। सेना ने किसी आतंकी घटना से इनकार कर दिया है। जांच में घटनास्थल से इंसास राइफल के 19 खोल मिले हैं। वहीं सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने कहा कि साथ के जंगल से इंसास राइफल्स भी बरामद की गई। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि पता चल सके हत्या इसी हथियार से हुई है या फिर किसी दूसरे से। मृतकों की पहचान सागर बन्ने, कमलेश आर, योगेश कुमार और संतोष एम नागपाल के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में सेना और पंजाब पुलिस की संयुक्त जांच जारी है। सेना ने कहा कि मामले में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया और न ही पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। सेना की शिकायत पर 2 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अगली खबर पंजाब से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को भी बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने फसल में नमी और टूटे दाने पर केंद्र की कटौती की भरपाई करने का ऐलान कर दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 18% तक सिकुड़े और टूटे गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5.31 रुपए से लेकर 31.87 रुपए प्रति क्विंटल तक की कटौती का ऐलान किया। सीएम मान ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हम हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं के दाने में नमी और छोटे दानों के कारण दाम में कटौती का खर्चा पंजाब सरकार उठाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने सामना टोल प्लाजा को बंद किया। टोल प्लाजा बंद करने के बाद सीएम मान ने कहा कि ये काम पहले भी हो सकता था। 1 साल में यहाँ 9वां टोल प्लाजा है जिसे बंद किया गया है। इस टोल प्लाजा का समझौता 1 सितंबर 2005 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि इस वंदे भारत ट्रेन से जयपुर से दिल्ली आना जाना अब और आसान हो जाएगा। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत की चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। जो काम आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया है। आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आपने ये काम भी मेरे सामने रखे। एक मित्र के नाते जो भरोसा रखते हैं उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। गहलोत जी संकटों से गुजर रहे हैं और उसके बाद भी विकास के काम के लिए
समय निकाल कर आए हैं, रेलवे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब बात करेंगे हरियाणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपको बता दें कि साफ तौर पर बुधवार को पलवल दौरे पर रहे। उन्होंने कई गांव का दौरा किया, जनसभा को संबोधित किया। एक जनसभा को आपको बता दें कि कहा गया कि राज्य में 10,000 से ज्यादा आबादी वाले 750 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। ये भी कहा कि राज्य के बड़े गांव में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए जाएंगे। पलवल जिले के धतीर गांव में जनसभा को संबोधित करते मनोहर लाल ने घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सीसीटीवी लगाने की व्यवस्था का फैसला जल्द किया जाएगा। हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 15 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, लेकिन पीपीपी बनने के बाद इसमें से 14.5 लाख लोगों के नाम जोड़े गए। सीएम ने गांव की महिलाओं के लिए रोजगार की मांग पर 2 स्वयं सहायता समूहों के गठन का आदेश दिया। खबर राजस्थान से है, जहां आज से जयपुर में दूसरी W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है और इस बैठक में G20 संगठन के 18 देशों के 120 महिला नेता महिला पुरुष असमानता से जुड़े मुद्दों पर और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर अपने विचार रखेंगे। आयोजन की शुरुआत आज जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की यात्रा विषय पर चर्चा से होगी, जिसमें जयपुर राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी और राजस्थान सरकार की तरफ से महिला बाल विकास मंत्रालय भाग लेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अगले 2 दिनों में महिला आर्थिक सशक्तिकरण, महिला पुरुष के बीच डिजिटल जानकारी का अंतर और बदलाव, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता तथा भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारण जैसे विषय की चर्चा की जाएगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के संभावित सीएम उम्मीदवारों पर बयान देकर मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 7 लोग सीएम बनने के लिए सूट सिलवाए हुए हैं। भूपेन्द्र सिंह, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और बीडी शर्मा तैयारी में हैं। कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगा तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। बता दें, मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी करवाने के लिए दिग्विजय सिंह पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर दौरा कर रहे हैं। इसी तरह बुधवार को वह सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। दिग्विजय के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, मिस्टर बंटाधार फिर झूठ बोलकर मध्य प्रदेश को दुर्व्यवस्था में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि मैं जनता के बीच जाता हूं और कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। अगली खबर हैदराबाद के सिकंदराबाद से है, जहां पर ईएमई केंद्र में अग्निपथ आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय सेना की पहल के बारे में जागरूकता फैलाना था। आईटीआई के कई ट्रेड जैसे वेल्डर और रजिस्ट्रेशन रेफ्रिजरेशन मैकेनिक्स के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लोग भी इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। आउटरीच का संचालन रोजगार और प्रशिक्षण विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से एक ईएमई केंद्र के प्रभार के तहत किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व रोजगार प्रशिक्षण विभाग की ओर से SVK नागेश, संयुक्त निदेशक, और राष्ट्रीय कौशल की ओर से V प्रशांत ने किया। खबरों में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। बिलासपुर जिले के अकलतरी पहुंचे सीएम बघेल ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की बेटियां मुस्लिम से शादी करें तो लव है, दूसरों की करें तो जिहाद। बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए, उनके बड़े नेता की बेटी कहां है और किसके साथ है। बीजेपी प्रदेश के केवल 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उनके पास धर्मांतरण और सांप्रदायिकता ही मुद्दा है। वहीं कांग्रेस किसानों, मजदूरों, आदिवासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम बघेल ने आगे कहा कि बेमतरा में 2 बच्चों के झगड़े में एक शख्स की मौत हुई है। किसी की मौत होना दुखद है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिरनपुर मामले को लेकर बीजेपी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर की, जहां पर महाराजा सूरजमल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ गया। बुधवार रात ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और लोगों ने चक्काजाम कर आगजनी कर दी। रात करीब 8 बजे शुरू हुआ बवाल देर रात 2 बजे तक चलता रहा। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आज सुबह भी माहौल तनावपूर्ण रहा। दरअसल नदबई में कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने अंबेडकर की मूर्ति लगाने का ऐलान किया था। वहीं जाट समाज
भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे और ऐसे में जाट समाज के लोग विधायक के खिलाफ बुधवार को धरने पर बैठ गए। इसके बाद जाट समाज के लोगों ने चक्काजाम कर दिया। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी उपद्रव करने लगे। यहां आगजनी की गई और जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस पहुंची तो गाड़ियों पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दाग दिए। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां अमरावती में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले को उनकी 197वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर सीएम रेड्डी ने कहा कि वर्चस्ववादी मूल्यों के खिलाफ लड़ाई और सभी क्षेत्रों में समानता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ज्योतिराव फुले के काम आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। सीएम रेड्डी ने कहा कि जाति और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ दलितों, आदिवासी और पिछड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य थे। ज्योतिबा फुले ने लगभग 200 साल पहले गतिविधियों को शुरू किया था। ये भी कहा कि फुले के कार्य योजना ने महिलाओं और दलितों, पिछड़े समुदायों में गुणात्मक परिवर्तन के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। खबरों में रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां बीते दिन कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया। देश में पहली बार मेट्रो नदी में बनी सुरंग में हुगली नदी के नीचे से होती हुई कोलकाता से हावड़ा पहुंची। इस सफर में केवल अधिकारी और इंजीनियर ही सवार थे। इस मेट्रो रैक ने हुगली नदी को 11:55 पर पार कर दिया था। दरअसल 2 मेट्रो रैक को आज स्टेशन से हावड़ा मैदान स्टेशन ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक जल्द ही हावड़ा मैदान से 4.8 किलोमीटर के भूमिगत खंड पर ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश की होगी, जहां इंडिगो की भोपाल से जयपुर के लिए फ्लाइट आज शुरू हो रही है। समर सीजन में शुरू होने वाली उड़ान पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होगी। इस उड़ान के शुरू होने से यात्री काफी खुश भी हैं। ये फ्लाइट मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलेगी। वहीं भोपाल उदयपुर फ्लाइट का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वर्तमान में चलाई जा रही इंडिगो की भोपाल उदयपुर फ्लाइट को कंपनी ने शाम की जगह सुबह चलाना मंगलवार से शुरू किया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि समर शेड्यूल के दौरान कुछ और फ्लाइट्स शुरू होने की उम्मीद भी है। इसका कारण एयरपोर्ट पर डेवलप हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं हैं जो एयरलाइंस कंपनियों को लगातार मिल रही हैं। इंडिगो की नजर में अब भोपाल से पुणे के लिए भी इंडिया के द्वारा की गई फ्लाइट को फिर से शुरू करने में लगी हुई है। बात करेंगे केरल की। केरल के थालासेसरी में विस्फोट में आरएसएस कार्यकर्ता ने अपना एक हाथ गंवा दिया। घटना में उसकी दोनों हथेलियां फट गईं। पुलिस ने बताया कि विस्फोट कथित तौर पर बम बनाते समय हुआ है। विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान विष्णु के तौर पर की गई है, जिससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी वो इलाज के लिए कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि केरल के कन्नूर जिले में जनवरी महीने में एक बम धमाके में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। बता दें कि यह धमाका एक घर में हुआ। घटना केरल की है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,830 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की जान भी चली गई है। 7 महीने बाद नए केस 7,500 से ज्यादा आए हैं। 31 अगस्त 2022 को 7,946 केस मिले थे। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसेस की संख्या 40,215 हो गई है। इसके पहले 23 सितंबर 2022 को देश में 41,818 लोगों की इलाज चल रहा था। एक ही दिन में कोरोना के नए मामलों में 2,154 की बढ़ोतरी हो गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना अब अंतिम दौर में है। अगले 10 से 12 दिन तक अभी और केसेस बढ़ेंगे, फिर कम होने लगेंगे। वर्तमान में भले ही आपको बता दें कि मामले बढ़ रहे हों, लेकिन अस्पताल में एडमिट मरीजों की संख्या पहले से कम है। आगे भी ऐसी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां चेन्नई में खेले गए आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हरा दिया। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुए मुकाबले में राजस्थान ने सीएसके को जीत के लिए 176 रनों का टारगेट दिया, लेकिन सीएसके की टीम 6 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। मुकाबले के आखिरी गेंद पर सीएसके को 5 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर कप्तान एमएस धोनी थे। वहीं संदीप शर्मा के हाथों में गेंद थी। आखिरी गेंद पर धोनी केवल 1 ही रन बना पाया और इस जीत के चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई। सीएसके 5वें नंबर पर कायम है। और इसी के साथ नेशनल एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।